Hello students, today we'll study factorization domain. In order to study factorization domain, we need some basic concepts. So basic concepts are divisibility, unit element, prime element, irreducible element, and associates. तो let's discuss one by one. सबसे पहले divisibility की बात करते हैं. Divisibility, इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास R कोई इंटीग्रल डोमेन है, if R is an integral domain, तो अगर दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं R में, then A divides, then uh, then we say that A divides B if B can be written as A times C for some C belongs to R. अगर मैं B को इस फॉर्म पे लिख सकूं तो मैं कहूंगा कि A इसको डिवाइड करता है और हम इसको लिखते हैं एंड वी राइट इट एज A डिवाइड्स B. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं. रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं. इसमें इसमें हम लोग अगर मैं 6 ले लेता हूँ. अगर मैं ए इज इक्वल टू 6 लेता हूँ तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ. तो सॉरी, बी इज इक्वल टू मैं 6 ले लेता हूँ तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको मैं. तो इसको ए को 2 लिख लो और सी को 3 लिख लो. वेयर ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3. इसका मतलब क्या हो गया? मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, तो इसका मतलब ए डिवाइड्स बी, दैट इज 2 डिवाइड 6. ठीक है. तो मैं 2/6 को लिख सकता हूँ क्योंकि इसका फैक्टर है, यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है. इसी तरह से हम लोग उसको बाकियों के लिए भी बोल सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट दिस प्राइम एलिमेंट, सॉरी यूनिट एलिमेंट फर्स्ट. यूनिट एलिमेंट का क्या मतलब है? ओके. यूनिट एलिमेंट क्या होता है? फिर से मुझे इंटीग्रल डोमेन लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ? आर को लेता हूँ इंटीग्रल डोमेन. ठीक है. तो एक एलिमेंट इसमें लूंगा मैं, ए बिलोंग्स टू आर. अब मैं इसको बोलूंगा यूनिट एलिमेंट इफ ए एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन आर में, तो मैं कहूंगा के क्या है? यूनिट है. इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू 1. अगर ऐसे लिख सकूं, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए क्या हो जाएगा? यूनिट इन आर. एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से. हमारे पास अच्छी एग्जाम्पल है. आर इज इक्वल टू जेड इंटीग्रल डोमेन है ये. तो अब इंटीजर में क्या होगा? वन का 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है. तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1. -1 इंटू -1 क्या होता है? ये भी 1 होता है. इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? -1. ठीक है ना. तो बट इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज यूनिट, यूनिट इन जेड. जेड में यूनिट है ये. -1 ही भी क्या है? इज यूनिट इन जेड. ठीक है, दोनों यूनिट हो गए. बट 2 इज नॉट ए यूनिट, इज नॉट ए यूनिट इन जेड. ये जेड में यूनिट नहीं है बिकॉज 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2 इज इक्वल टू 1. है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन करके 1 आता है. बट जो 1/2 है वो जेड में नहीं है. 1/2 जो है वो जेड में नहीं है. नॉट बिलोंग टू जेड. इसका मतलब इसका 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड में एग्जिस्ट नहीं करता. सिमिलरली 3 भी, 3 इज नॉट यूनिट एंड सो ऑन. तो एंड सो ऑन. कोई भी इंटीजर यूनिट नहीं होता एक्सेप्ट 1 एंड -1. सो देयरफॉर ओनली यूनिट्स कौन से होंगे? ओनली यूनिट्स इन जेड. जेड में कौन कौन से यूनिट होंगे? सिर्फ 2 यूनिट हैं. वो क्या है? -1 और 1. ये 2 ही यूनिट होंगे, बाकी नहीं होंगे. ठीक है.
तो इस तरह से हम लोग यूनिट की बात करेंगे। यूनिट वो एलिमेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्राइम एलिमेंट्स। इसको मिटा देते हैं। सो थर्ड पॉइंट लेते हैं, प्राइम एलिमेंट्स। प्राइम एलिमेंट्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें मेरे को क्या क्या चाहिए, आर मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल डोमेन चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, किसमें, आर में। अगर मैंने आर में एलिमेंट ले लिया तो अब मैं इसको क्या करूँगा, दिस इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट्स। प्राइम एलिमेंट, इसको मैं प्राइम एलिमेंट कहूँगा इफ, अगर मेरी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन, ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन, ए इज नॉन यूनिट, दिस इज नॉट ए यूनिट एलिमेंट। थर्ड, फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ, अगर ए जो है बी सी को डिवाइड करता है, दिस implies that either a divides b और a divides c। जहाँ तो a डिवाइड करेगा b को, जहाँ डिवाइड करेगा c को, दोनों में से एक को ये डिवाइड करना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल फिर से हम लोग z ही लेंगे, तो z इज ए बेस्ट एग्जांपल। इंटीजर्स में क्या होता है मैं 2 ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 0 पहली कंडीशन हो गई। 2 इज नॉट यूनिट, इज नॉट यूनिट, अभी मैंने बताया था कि 2 जो है यूनिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि z में सिर्फ दो ही यूनिट होते हैं, 1 और -1। दूसरी चीज, अगर ये 2 किसको डिवाइड करता है, अगर मैं 2 और 3 ले लेता हूँ आर में, ऐसे ले लेता हूँ, और कुछ ले लेते हैं इसमें, 4 और 3 ले लेता हूँ मैं, दोनों आर में। नाउ 2 डिवाइड करता है 12 को, तो 12 इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 3। दिस implies दैट इसमें से एक को डिवाइड करना चाहिए, सो 2 डिवाइड्स 4, ठीक है ना। इनमें से एक को डिवाइड करना चाहिए ना, इसने और लिखा हुआ है, दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि 2 डज नॉट डिवाइड्स, 3 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसको एक को दूसरे को डिवाइड करना चाहिए, है ना। सो एटलीस्ट वन शुड बी, सो 2 डिवाइड्स 4, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब ये 2 जो होगा इज ए प्राइम एलिमेंट। अब हम लोग प्राइम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट प्राइम नंबर्स। ये बात अलग है कि जेड में क्या प्राइम नंबर जो होते हैं वही प्राइम एलिमेंट होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना, प्राइम एलिमेंट एंड प्राइम में, क्योंकि बहुत सारे आगे देखोगे आप, प्राइम इज डिफरेंट, एलिमेंट इज डिफरेंट, सो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। सिमिलरली 3 यहाँ पे प्राइम है तो वो भी प्राइम एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे प्राइम एलिमेंट, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर्स, जेड में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्राइम एलिमेंट्स। नाउ हम लोग बात करते हैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट की। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी कुछ इसी तरह के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्थ इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट, एलिमेंट्स राइट। अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, फिर से हम लोग आर को क्या लेंगे, इंटीग्रल डोमेन लेंगे। लेट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल एलिमेंट। आप इसको पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा। एलिमेंट इफ, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, दो कंडीशन तो वैसी हैं प्राइम एलिमेंट वाली हैं, ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, ए इज नॉट नॉन यूनिट, ये क्या होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इफ ए इज इक्वल टू बी सी, अगर मैं इसको
बी इस फैक्टर फॉर्म में लिखूं, ए इज इक्वल टू बी सी फॉर्म में लिखूं, देन इनमें से एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिट। देन इधर बीज यूनिट, बी इनवर्टिबल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए बी का, और सी इज यूनिट। दोनों में से एक जो होना चाहिए यूनिट होना चाहिए। इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले हम लोग आर इज इक्वल टू जेड लेते हैं। इसमें फिर से मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ए इज इक्वल टू समथिंग एल्स ले लो, लेट ए इज इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है। पहले 2 ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, अब मैं 3 ले के चलता हूँ। अब ये 3 क्या है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन तो है। अब मैंने देखा था, पीछे भी बताया था कि तीन कोई भी सिर्फ दो ही यूनिट होते हैं जेड में, -1 और 1, बाकी कोई यूनिट नहीं होता। तो 3 क्या हो गया, इज नॉट यूनिट इन, नॉट ए यूनिट इन जेड, ये यूनिट भी नहीं है। अब तीसरा, अगर मैं ए इज इक्वल टू 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 1। अब देखो, 3 को मैं 1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी सी। तो इसमें क्या हो गया, बी क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 3, और सी इज इक्वल टू क्या है, 1। बट ये तो नॉट ए यूनिट है, दिस इज नॉट यूनिट, एंड बट सी इज ए यूनिट इन, मुझे पता है सी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, दिस इज ए यूनिट इन जेड, क्योंकि जेड में कौन कौन से यूनिट होते हैं, -1 एंड 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू -3, हाँ, -3 इंटू -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी लिख लेता हूँ, ये सी लिख सकता हूँ। तो बी इज इक्वल टू कितना है, 3, नॉट ए यूनिट, ये यूनिट नहीं है, क्योंकि एक यूनिट होना चाहिए। तो सी क्या है, सी इज इक्वल टू -1, ये तो यूनिट है, ठीक है। तो इसमें यूनिट की प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, एक यूनिट है, दोनों में से एक जो होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे -1 यूनिट मिल गया, यहाँ पे 1 यूनिट मिल गया। तो इनमें से दोनों में से एक क्या है, यूनिट है। तो इस फॉर्म में तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये जो ए है ये क्या हो गया, इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, फाइन। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 3 जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इरेड्यूसिबल एलिमेंट, राइट। तो नेक्स्ट विल डू एसोसिएट्स। थोड़ा सा एसोसिएट के बारे में भी देख लेते हैं, वो क्या चीज़ होता है। सो इसको मिटा देते हैं हम लोग। चले, अब हम लोग एसोसिएट की बात करते हैं। एसोसिएट्स क्या होते हैं, एसोसिएट, दिस इज अ फिफ्थ एसोसिएट्स। फिर से वैसे ही चलेंगे कि आर क्या इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ पे हमारे पास आर ले लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल डोमेन। देन टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी एसोसिएट, ए इज कॉल्ड एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ बी। ए को मैं बी का एसोसिएट करूंगा, बोलूंगा इफ, मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ, ई को अगर मैं यू टाइम्स बी लिख सकूं, यहाँ पे यू क्या है, वेयर यू इज ए यूनिट, इज ए यूनिट इन आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो यू है, ये क्या चीज़ है, ये यूनिट है किसमें, आर में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से मैं क्या लेता हूँ, रिंग ऑफ इंटीजर ही ले लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ए को मैं लिख लेता हूँ, लेट इट बी ए इज इक्वल टू
यहाँ मैं ए को क्या ले लेता हूँ, लेट इट बी सम, लेट बी टू, फाइन। और बी को मैं ले लेता हूँ, बी को ले लेता हूँ थ्री। नाउ आई कैन राइट, मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू टू। हाँ, हाउ टू राइट दिस, नाउ वी कैन राइट दिस। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं ए को ले रहा हूँ टू, और इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। मैं ए को ऐसा लिख लेता हूँ, देखते हैं ए को हम लोग कैसे लिख पाते हैं। मैं ए को ऐसा लिख पाता हूँ, क्या मैं लिख पाऊंगा? लेट मी राइट दिस, टू। टू को मैं कैसे लिख पा सकता हूँ? इसको मैं माइनस वन लिख सकता हूँ, माइनस टू लिख सकता हूँ। कैन आई राइट दिस? क्योंकि फिर भी आपको टू ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वन, यू इज इक्वल टू, यहाँ यू लिख दूंगा मैं इसको, और इसको बी लिख दूंगा। यहाँ पे यू क्या हो गया मेरे पास, माइनस वन। और माइनस वन क्या होता है, दिस इज ए यूनिट इन जेड, ये तो जेड में यूनिट होता है। और जो बी है वो आपके पास क्या है, माइनस टू, और ये किस में है, ये भी जेड में होता है। तो मैं ए को किस प्रकार लिख लिख पा रहा हूँ, ए को मैं लिख पा रहा हूँ ए टाइम्स यू टाइम्स बी, इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब जो मेरे पास टू है वो क्या है, इज एसोशिएट, एसोशिएट, एसोशिएट ऑफ, एसोशिएट ऑफ माइनस टू। तो मैंने देखा ये जो टू है ये किसका एसोसिएट है, माइनस टू का। तो थोड़ा सा एक और नोट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, एक नोट याद रखिएगा। नोट यहाँ लिख देता हूँ, नोट ये है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ए एसोसिएट टू बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए एसोसिएट टू बी। अभी हम क्या करते हैं, अगर ए एसोसिएट टू बी है, देन इसका उल्टा भी ट्रू होता है, बी इज ऑल्सो एसोसिएट टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टू एसोसिएट है किसका, माइनस वन का, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस टू इज एसोसिएट टू, एसोसिएट ऑफ टू। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इज एसोसिएट टू माइनस टू, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस टू भी क्या है, एसोसिएट है टू का। अगर हम ए इज इक्वल टू थ्री ले लें, तो मैं थ्री को कैसे लिख सकता हूँ, थ्री को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन माइनस थ्री, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, थ्री इज एसोसिएट टू माइनस थ्री, एंड माइनस थ्री इज एसोसिएट टू थ्री। ठीक है, तो दोनों टाइप से लिख सकते हैं हम। तो ये है मतलब एसोसिएट का। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया इसका। अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ में, सॉरी, थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग वीडियो मेरा देख सकते हो, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है एसोसिएट और प्राइम्स के ऊपर, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो फर्दर टाइमिंग हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टराइजेशन डोमेन की। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन डोमेन, है ना। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में बात कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन डोमेन, अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मैंने बताया आपको। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ए टाइम्स सी लिखूं, तो ये भी ए और सी क्या होंगे, ये फैक्टर होंगे किसके, ये फैक्टर्स होंगे किसके, बी के, है ना। ये बी के फैक्टर्स होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया दो फैक्टर्स में। ठीक है, इसका मतलब अब आगे हम अगर इसको तोड़ ना सकें, तो वहां तक जाएं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, फैक्टराइज कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो थोड़ा इसी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है। लेट्स टॉक अबाउट इस डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या करना है आपको, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। आर क्या होनी चाहिए आपकी, इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए।
तभी हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन डोमेन की। एंड ए बी एनी नॉन जीरो, एक तो नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन यूनिट, और ये यूनिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन यूनिट एलिमेंट, एलिमेंट इन आर। मैंने ए को क्या ले लिया, ए मेरे पास क्या है, एक तो ये नॉन जीरो है एंड ए इज नॉन यूनिट, यूनिट इन आर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आर में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एलिमेंट हमने चूज कर दिया। ठीक, देन दिस इज एनी एलिमेंट, ठीक है ना, ये एनी एलिमेंट। देन आर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन डोमेन, फैक्टराइजेशन डोमेन इफ, इफ ये जो आपने ए निकाला है, कोई एलिमेंट लिया है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकूं, इफ ए कैन बी written as a product of irreducible elements। अब आपको पता है irreducible एलिमेंट क्या होते हैं, तो irreducible एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर मैं irreducible एलिमेंट ऑफ आर के, irreducible एलिमेंट इन आर, क्योंकि हम लोग इन बोलते हैं ना उसमें, irreducible एलिमेंट्स इन आर, थोड़ा याद रखना ये इन का है ना, आप भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट इन आर दिस इज मच बेटर, दिस इज एक्चुअल जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम लोग। तो अगर हम ए को क्या करें, उस ए को इरेड्यूसिबल एलिमेंट की प्रोडक्ट लिख सकें, तो हम लोग इस आर को क्या बोल देंगे, फैक्टराइजेशन डोमेन। सो दैट इज इसका कहने का मतलब क्या है, ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P1 .P2 P3 एंड सो ऑन Pn। अगर इस फॉर्म में लिख सकूं, वेयर P1 P2 so on to Pn are irreducible elements, are irreducible elements, elements in R। ये क्या होंगे, सारे के सारे इरेड्यूसिबल। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को, आर के किसी भी एलिमेंट को लूं और उस एलिमेंट को मैं क्या कैसा लिख सकूं, प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, तो मैं आर को क्या कहूंगा, फैक्टराइजेशन डोमेन। सो इन अदर वर्ड्स इसको और तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एवरी नॉन जीरो, नॉन यूनिट, नॉन यूनिट, नॉन जीरो, नॉन यूनिट एलिमेंट in R can be written as, can be written as product of irreducible, reducible elements in R। तो मैं किसी भी एलिमेंट को अगर, R के किसी भी एलिमेंट को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स लिख सकूं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जो R है दैट इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन। तो थोड़ा इसमें एग्जांपल लिखते हैं एक, लेट मी राइट एन एग्जांपल कि फैक्टराइजेशन की। सो सबसे इम्पोर्टेंट एंड इजी एग्जांपल जो हमारे पास है, एग्जांपल इज आर व्हेन आर इज इक्वल टू जेड। रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होगा वो हमारा क्या होगा,
इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन, इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन बिकॉज कोई एलिमेंट ले लो, लेट करें ए ले लो, ए इज इक्वल टू 6। अब मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? इसके अंदर 2 और 3, ये भी प्राइम एलिमेंट है, ये भी प्राइम एलिमेंट है। और एक नोट कर लीजिए, एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें काम आती है। थ्योरम कहती है कि इन एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन आर, कोई इंटीग्रल डोमेन है, उसमें जो प्राइम एलिमेंट्स होते हैं ना, जो प्राइम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं? इरेड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो प्राइम एलिमेंट होते हैं वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट भी होते हैं, उनको इरेड्यूसिबल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई एलिमेंट इरेड्यूसिबल हो सकता है बट वो जरूरी नहीं है प्राइम एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये एक थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने 6 को तोड़ दिया दो फैक्टर्स में। एक मेरे पास 2 है, दूसरा मेरे पास 3 है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो यहाँ पे 2 क्या है? दिस चीज है प्राइम एलिमेंट। और प्राइम एलिमेंट क्या होता है रिंग में, इंटीग्रल डोमेन में? इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है। तो ये भी क्या हो गया? सिस इरेड्यूसिबल एलिमेंट। और 3 क्या है? ये भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट, 3 प्राइम है तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों इरेड्यूसिबल एलिमेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने दिस ए को मैंने लिख दिया 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो हर एक एलिमेंट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख दूं। जहां मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां मैं दूसरा जैसे ए इज इक्वल टू 3 ले लूं, तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 टाइम्स 3। तो ये तो मेरा इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा ये मेरा यूनिट है, अगर मैं इस यूनिट की फॉर्म में लिख सकूं, यूनिट टाइम्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिख सकूं, तो मतलब सिर्फ इसमें से जो इसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिट 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 होंगे जेड के, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता इसका। तो ये हमारे पास इस तरह का अगर मैं लिख पाऊंगा तो भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक फैक्टराइजेशन होगी किस फॉर्म में? ये आपका क्या हो जाएगा, ये P1 का काम करेगा, ये आपका P2 का काम करेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये P1, ये P2। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन कर पा रहा हूँ इसकी। तो ये दोनों क्या है, P1 और P2 क्या है? दोनों इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो, एक रिड्यूसिबल एलिमेंट है, दूसरा क्या है, यूनिट है। तो अप टू यूनिट जो है, क्योंकि मैं किसी भी रिड्यूसिबल एलिमेंट को, अगर मेरे पास अगर कोई रिड्यूसिबल एलिमेंट है बी, दिस इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट, तो मैं किसी भी रिड्यूसिबल एलिमेंट को यू टाइम सी लिख सकता हूँ। अ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए टाइम्स बी सी लिख सकता हूँ। जहाँ तो ये यूनिट होगा, दोनों में से एक यूनिट होगा। तो इसमें क्या होता है, एक फैक्टर जो होता है आपका ये यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए आपका, इरेड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बन रहा है वैसा। यहाँ पे पहला फैक्टर यूनिट है, तो वो भी उसको भी रिड्यूस नहीं कर सकते हो आप। दूसरा फैक्टर क्या है आपका, 3 है, वो क्या है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट। सो हम इसको इसको प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, कोई भी एलिमेंट लोगे तो उनको आप इरेड्यूसिबल एलिमेंट के फैक्टर्स में लिख सकते हो। तो सॉरी, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में लिख सकते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, Z इज ए फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इसके लिए एक टेस्ट भी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो टेस्ट क्या रहता है। सो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक टेस्ट पढ़ेंगे, जो टेस्ट हम लोग यूज करेंगे एक फैक्टराइजेशन डोमेन को, किसी भी आपको डोमेन गिवन होगी, आपने चेक करना है कि आप वो फैक्टराइजेशन डोमेन जो है, क्या वो वाली फैक्टराइजेशन, सॉरी, वो वाली इंटीग्रल डोमेन जो है फैक्टराइजेशन डोमेन है कि नहीं है। तो यहीं पे आज रुकते हैं।